हेलो दोस्तों, आप सभी को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं राजन सिंह चौहान चौहान एकेडमी खंडवा से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे आप सभी को मालूम है कि अभी मध्य प्रदेश में एमपी सीटेट मतलब मध्य प्रदेश पात्रता परीक्षा 2023 का आगाज हो चुका है। गवर्नमेंट के द्वारा इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, विज्ञप्ति जारी कर दी है, इसके सारे रूल बुक जारी हो चुकी है और आप सभी ने पढ़ लिया होगा। दोस्तों, मध्य प्रदेश में पहली बार उच्च माध्यमिक शिक्षकों के लिए पात्रता परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। इस पात्रता परीक्षा में जो बच्चा क्वालिफाई होगा वही बच्चा चयन परीक्षा दे सकता है और चयन परीक्षा के बाद में फिर उसको सीधी भर्ती के द्वारा नियुक्ति होगी। स्टूडेंट्स, तो इसलिए जिस प्रकार से केवीएस केंद्रीय विद्यालय में टीजीटी, पीआरटी और पीजीटी तीन प्रकार की जो परीक्षाएं होती है, उसमें भी जो पीआरटी है, टीजीटी है, उसके लिए सीटेट होता है। सीटेट पास होने के बाद ही वो बच्चा टीजीटी और पीआरटी का एग्जाम दे सकता है, लेकिन पीजीटी के लिए कोई ऐसी पात्रता परीक्षा वहां पर नहीं होती है। लेकिन मध्य प्रदेश में गवर्नमेंट के द्वारा इस वर्ष से मध्य प्रदेश पात्रता परीक्षा आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 150 नंबर का पेपर होगा जो कि दो भागों में बटा हुआ रहेगा। एक होगा 30 नंबर का पहला पेपर, जिसमें हिंदी, अंग्रेजी, पेडागोजी और कुछ समसामयिकी वाले प्रश्न पूछे जाएंगे। और बाकी जो बड़ा 120 नंबर का जो पेपर होगा वो होगा आपके पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड। ये 120 नंबर और 30 150 में से आपको क्वालिफाई होने के लिए कास्ट वाइज अलग अलग क्राइटेरिया बना हुआ है। जैसे 50%, 60%, SC ST OBC, इनको EWS, इनको पास होने के लिए 50% होना जरूरी है, मतलब 150 में से 75 नंबर लाना चाहिए। और जो अनारक्षित वर्ग है उसको 60% मतलब 90 नंबर पासिंग मार्क्स जरूरी होता है। तो उसी के अनुसार हमें तैयारी करना है। चौहान एकेडमी खंडवा से आपको एवरीडे वाणिज्य विषय के लिए मध्य प्रदेश पात्रता परीक्षा 2023 के लिए और केवीएस पीजीटी जो भी होने वाला है उसके लिए कॉमर्स सब्जेक्ट सिलेबस वाइज एवरी टॉपिक के आपको ऑब्जेक्टिव की तैयारी हम आज से स्टार्ट करने वाले हैं। उसके लिए यूनिट वाइज, जैसे आप लोग जब सिलेबस देखोगे मध्य प्रदेश पात्रता परीक्षा 2023 वाला वाणिज्य विषय का, उसमें पहला ही हमारा जो यूनिट जो है वो है व्यवसाय और प्रबंध से रिलेटेड। ठीक है, तो व्यवसाय 11th क्लास का है और प्रबंध 12th क्लास का बिजनेस स्टडी है। अब व्यवसाय में पहला ही टॉपिक हमारा है व्यवसाय का परिचय। तो इससे रिलेटेड एक एक टॉपिक के हम 100 क्वेश्चन लेकर आने वाले हैं और उसकी तैयारी करेंगे। फुल तैयारी 120 मार्क्स की जो तैयारी है हम पूरी कंप्लीट करने वाले हैं। तो एवरीडे आप लोगों को ये वीडियो मिलने वाला है, आप उसको देखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और आपको अच्छा लगे तो आप उसको लाइक करिए और नए हो तो आप सब्सक्राइब जरूर करें। जो भी आपकी समस्या हो, आपको कुछ पूछना हो तो आप उसमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। आप सभी का वेलकम है और सभी को 2023 नव वर्ष जो है इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए स्टार्ट करें आज की हमारी क्लास। पहला ही हमारा देखिए, यही कक्षा 11वीं मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि 11th क्लास का जो बच्चा है वो भी पढ़ सकता है और साथ में 11th क्लास की जो बिजनेस स्टडी है, हम सभी को मालूम है कि एनसीईआरटी, सीबीएसई, इसके जो 11th 12th का पूरा सिलेबस आप लोगों के लिए दिया हुआ है। ये जो पात्रता परीक्षा में जो सिलेबस है आप पूरा उठाकर देखेंगे तो सारा टोटल उसी में दिया हुआ है। ठीक है, तो ये 11th बिजनेस स्टडी का है, ये केवीएस पीजीटी कॉमर्स के लिए भी है और मध्य प्रदेश पात्रता परीक्षा, ये तीनों प्रकार के तीनों टाइप्स के जो बच्चे हैं वो जरूर इसको देख सकते हैं, अपनी तैयारी कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की हमारी जो क्लास का पहला ही क्वेश्चन है, निम्न आर्थिक क्रिया नहीं है। जैसे आप लोगों ने भी, हम सभी कॉमर्स के स्टूडेंट्स रहे हैं और अभी हम जो तैयारी कर रहे हैं तो उसी सब्जेक्ट की कर रहे हैं। तो
हम लोगों ने बिजनेस स्टडी में पढ़ा है कि जो क्रियाएं होती है, मानवीय क्रियाएं दो प्रकार की होती है। एक होती है आर्थिक और दूसरी होती है गैर आर्थिक। पैसा कमाने के लिए, अर्थ कमाने के लिए जो क्रिया होती है वो आर्थिक क्रिया होती है, और जो समाज सेवा, देशभक्ति, प्रेम के लिए जो होती है वो गैर आर्थिक क्रिया होती है। यहाँ पूछा है निम्न आर्थिक क्रिया नहीं है, तो व्यवसाय करना एक आर्थिक क्रिया है। सामाजिक सेवा करना ये एक आर्थिक क्रिया नहीं है। और हमारा प्रश्न क्या है कि निम्न आर्थिक क्रिया नहीं है, तो हमारा आंसर हमें सेकंड वाला ही मिल गया। तीसरा चौथा पढ़ लेते। पैसा, प्रोफेशन, ये एक आर्थिक क्रिया है, और रोजगार करना भी एक आर्थिक क्रिया है। आर्थिक क्रिया मतलब अपने जीविकोपार्जन के लिए, अपने जीवन चलाने के लिए कुछ भी अर्थ या पैसा कमाना, वो आर्थिक क्रिया होती है। तो व्यवसाय, पैसा, रोजगार ये सभी आर्थिक क्रियाएं हैं, लेकिन सामाजिक सेवा, इससे किसी प्रकार का कोई अर्थोपार्जन नहीं होता है। इसलिए हमारा जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसका हमारा आंसर आ रहा है बी, सामाजिक सेवा। ठीक है, नेक्स्ट आगे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में सबसे व्यापक क्षेत्र किसका है? अब हमारे पास में चार ऑप्शन है, व्यापार, वाणिज्य, उद्योग और व्यवसाय। स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि जो व्यवसाय है, व्यवसाय अपने आप में बड़ा शब्द है, और बाकी जो व्यापार है, वाणिज्य है, उद्योग है, ये सभी उसके अंग है। जैसे हम एक बरगद का पेड़ देखेंगे तो समझ लो बरगद का पेड़ मतलब व्यवसाय है, और उसकी जो अलग अलग ब्रांचेस जो निकली हुई है वो सभी कहलाएगी उद्योग, वाणिज्य, व्यापार, ये सब उसकी अलग अलग शाखाएं कहलाएगी। तो हम बोल सकते हैं कि सबसे व्यापक क्षेत्र किसका है? व्यापक मतलब सबसे बड़ा स्वरूप इसका होगा। तो सबसे बड़ा स्वरूप तो पेड़ जो वट वृक्ष है किसका है? मतलब व्यवसाय का सबसे बड़ा स्वरूप होगा, विस्तृत स्वरूप होगा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? क्वेश्चन नंबर 2 का डी आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 3। व्यवसाय के अंतर्गत केवल निम्न मानवीय क्रियाएं शामिल की जाती है। ये जो व्यवसाय है, उस व्यवसाय के अंतर्गत कौन सी क्रियाओं को शामिल किया जाता है? जैसे हमने अकाउंटेंसी में भी पढ़ा है कि केवल मौद्रिक क्रियाओं का ही लेखा होता है, जिनका मूल्यांकन मुद्रा में किया जा सकता है, उन्हीं व्यवहारों को लेखा पुस्तकों में लिखा जाता है। तो इसी प्रकार से व्यवसाय के अंतर्गत केवल निम्न मानवीय क्रियाएं शामिल की जाती है। तो कौन सी क्रियाएं? समस्त क्रियाएं तो व्यवसाय में नहीं आती है। भाई हम हमारे घर में जो भी काम कर रहे हैं उसको थोड़ी ना व्यवसाय में शामिल करेंगे। इसका मतलब हमारा जो पहला तो नहीं आ सकता। केवल आर्थिक क्रियाएं, केवल अनार्थिक क्रियाएं, इनमें से कोई नहीं। तो अनार्थिक क्रियाएं जो अर्थ से रिलेटेड नहीं है उसको भी हम व्यवसाय में शामिल नहीं करेंगे, कि व्यवसाय तो अर्थ से रिलेटेड है। इसका मतलब हमारा आंसर क्या आएगा? केवल आर्थिक क्रियाएं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 फिर है, व्यवसाय का प्रमुख उद्देश्य क्या है? भाई कोई भी व्यापारी व्यवसाय जो कर रहा है तो किस लिए कर रहा है? व्यवसाय का एकमात्र उद्देश्य है लाभ कमाना। लेकिन आज के समय में इसकी परिभाषा बदल गई है। लाभ कमाना तो है ही, साथ में सेवा करना भी उसका उद्देश्य होता है। यदि कोई व्यापारी केवल और केवल लाभ कमाने के लिए व्यापार कर रहा है तो वह ज्यादा दिन तक सफल नहीं हो सकता, सक्सेस नहीं हो सकता। उसको लाभ कमाने के साथ में सेवा भाव भी रखना पड़ेगा, समाज की सेवा भी करना पड़ेगा, तभी सफल हो सकता है। इसलिए आज की स्थिति में, जैसे हमने कई बार पढ़ा है कि व्यवसाय का एकमात्र उद्देश्य लाभ कमाना होता है, लेकिन नहीं, बदल गया है। अब क्या है? लाभ और सेवा ये दोनों उसके उद्देश्यों में आते हैं, क्योंकि आज का जो कस्टमर है जागरूक हो गया है। तो व्यापारी लाभ कमाने के लिए यदि व्यापार कर रहा है तो दूसरी बार उसके पास नहीं जाएगा, उसको सर्विस भी चाहिए, सेवा भी चाहिए। तो लाभ और सेवा। फिर है क्वेश्चन नंबर 5, मानसिक श्रम विशेषता है। भाई श्रम हमें मालूम है, श्रम दो प्रकार से होता है। एक तो फिजिकल शारीरिक श्रम होता है, और दूसरा मानसिक मतलब दिमागी श्रम होता है। तो शारीरिक श्रम अलग होता है, मानसिक श्रम अलग होता है। तो मानसिक श्रम हमारे से पूछा गया है, मानसिक श्रम की क्या विशेषता है? व्यापार करना, उद्योग करना, कृषि करना, पैसा करना। भाई कृषि में तो हम बोलते हैं शारीरिक श्रम होता है, उद्योग व्यापारी हम सभी जानते हैं, लेकिन जो पेशा है, प्रोफेशन है, ये एक मानसिक श्रम है। जैसे डॉक्टर, तो डॉक्टर कोई फिजिकल वर्क नहीं करते, वो केवल चेकअप करते हैं, मतलब वो एक मेंटली मानसिक रूप से कार्य करते हैं। वकील है, इंजीनियर है, शिक्षक है, प्रोफेसर है, ये सभी सीए है, ये सभी कौन लोग हैं? ये प्रोफेशनल लोग हैं, और ये
सब ये किससे काम करते हैं? ये दिमाग से, अपने बुद्धि से काम करते हैं। तो इनके द्वारा किया जाने वाला श्रम कौन सा होता है? मानसिक श्रम कहलाता है। और इसलिए मानसिक श्रम की विशेषता किसके अंतर्गत आती है? प्रोफेशन में आती है, पेशा में आती है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो गया डी। 6 पर चलते हम। व्यावसायिक जोखिम उत्पन्न होने का क्या कारण है? भाई व्यापार है, जैसे हम पढ़ते ना कि लाभ जोखिम का परिणाम है। व्यापारी के द्वारा जो जोखिम, रिस्क उठाई जाती है, उसका जो प्रतिफल है वो लाभ होता है। क्योंकि व्यापार के अंदर व्यापारी पहले पूंजी लगाता है, उसके बाद में उसको प्रॉफिट होता है। तो पूंजी पहले लगाना मतलब जोखिम उठाना, रिस्क उठाना। उसने आज 50,000 का माल खरीदा है, यदि कल को खराब हो गया तो ये रिस्क है ये, और रिस्क का जो प्रतिफल है वो लाभ होता है। तो व्यवसाय में जो जोखिम उत्पन्न होने के बहुत सारे कारण हो सकता है। तो अनिश्चितता, कम पूंजी, मूल्य में कमी या कर्मचारियों की कमी। तो यहाँ पर सबसे फर्स्ट वाला जो पॉइंट है वो हमें आंसर के रूप में मिल रहा है कि व्यवसाय जो भविष्य है, भविष्य किसी ने देखा है क्या? नहीं देखा है। तो भविष्य कैसा होता है? अनिश्चित होता है, और ये अनिश्चितता ही जोखिम को जन्म देती है। और इसलिए व्यवसायिक जोखिम उत्पन्न होने का जो प्रमुख कारण है वो कौन सा है? अनिश्चितता। भाई कल क्या होने वाला है ये निश्चित नहीं है, यही सबसे बड़ा जोखिम है। ठीक है, बाकी जो कम पूंजी हम उसको बढ़ा सकते हैं, मूल्य में कमी है वो बढ़ सकती है, कर्मचारियों की कमी भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन अनिश्चितता को आप नहीं बदल सकते। ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का ए। फिर है जोखिम वहन करने के पुरस्कार को क्या कहा जाता है? अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि जोखिम का जो प्रतिफल है वो क्या है? लाभ है। व्यापारी जोखिम उठाता है तो उसको प्रॉफिट होता है। ठीक है, फिर है अगला है व्यक्तिगत आर्थिक सेवाओं को क्या कहते हैं? भाई क्रियाएं दो प्रकार की होती है, एक आर्थिक और गैर आर्थिक। अब आर्थिक क्रियाओं में भी व्यापार, वाणिज्य, उद्योग, ये अलग अलग प्रकार की क्रियाएं होती है ना। इसके अलावा भी कुछ लोग आर्थिक कार्य करते हैं, लेकिन व्यक्तिगत रूप से जो आर्थिक सेवाएं की जाती है, पर्सनली आर्थिक रूप से सेवाएं की जाती है, वो किसके अंतर्गत आती है? तो उसे हम पेशा, प्रोफेशन बोलते हैं, क्योंकि ये व्यक्तिगत रूप से की जाती है। वो जैसे डॉक्टर है वो खुद कर रहा है, व्यक्तिगत सेवा है उसकी एक प्रकार से। ये इंजीनियर वो खुद सेवा दे रहा है, वकील वो खुद सेवा दे रहा है, ये व्यक्तिगत आर्थिक सेवाएं कहलाती है, प्रोफेशन। फिर है ऐसे धंधे को या ऐसे व्यापार को किस नाम से पुकारते हैं जिसमें लोग नियमित रूप से दूसरों के लिए कार्य करते हैं और प्रतिफल में पारिश्रमिक प्राप्त करते हैं? तो नियमित रूप से, देखो ऐसे धंधे को हम किस नाम से पुकारते हैं? जिसमें लोग नियमित रूप से दूसरों के लिए कार्य करते हैं। तो नियमित रूप से टाइम टू टाइम किसी ऑफिस में जाना, महीने भर कार्य करना और उसके बदले प्रतिफल के रूप में पारिश्रमिक प्राप्त करना, तो ये क्या कहलाता है? ये, इसको हम बोलते हैं रोजगार, इसको बोलते हैं हम नौकरी। ठीक है, तो भाई व्यवसाय भी उसका कोई टाइम फिक्स नहीं होता है, प्रोफेशन वो भी अपनी एक सेवा है, उद्योग ये भी अलग होता है। लेकिन जो रोजगार है, उस रोजगार के अंतर्गत नियोक्ता और नियुक्ति जिसको मिलती है, उन दोनों के बीच में एक अनुबंध होता है। नियमित रूप से वो उसके लिए कार्य करता है, उसके बदले उसको पारिश्रमिक मिलता है। तो इसका आंसर क्या आएगा? बी, रोजगार। फिर है निम्न में से किसको व्यावसायिक उद्देश्य की श्रेणी में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है? तो व्यावसायिक उद्देश्य, व्यवसाय का क्या उद्देश्य है? तो व्यवसाय का उद्देश्य है नव प्रवर्तन, नया नया प्रवर्तन या नई खोज करना। लाभदायकता मतलब लाभ कमाना, ये भी उसका उद्देश्य हो गया। विनियोग करना, ये भी उसका उद्देश्य हो गया। उत्पादकता, ये उसके जो उद्देश्यों में शामिल नहीं किया जाता। ठीक है, तो किसको व्यावसायिक उद्देश्य की श्रेणी में वर्गीकृत नहीं किया जाता? तो विनियोग भी उसके उद्देश्यों में आ रहा है, नव प्रवर्तन भी उसके उद्देश्यों में आ रहा है, लाभ कमाना ये भी उद्देश्यों में आ रहा है, लेकिन उत्पादकता ये व्यवसाय के उद्देश्यों में नहीं आ रहा है। ठीक है, इसलिए हमारा आंसर क्या आएगा? बी आएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है व्यवसायिक जोखिम होने की संभावना नहीं रहती है। तो व्यवसाय में जोखिम तो है, लेकिन उस जोखिम को हम कम कर सकते हैं। किस प्रकार से कम कर सकते हैं? उसकी संभावनाओं को हम किस प्रकार से कम कर सकते हैं? तो व्यावसायिक जोखिम की होने की संभावना नहीं रहती है। कब नहीं रहेगी? सरकारी नीति में परिवर्तन से तो जोखिम रहेगा। सरकार कब नीति बदल दे तो जोखिम ही जोखिम है। तो
ये उसका आंसर नहीं हो सकता। कर्मचारियों की बेईमानी से भी जोखिम होता है, बिजली गुल होने से भी जोखिम होता है, लेकिन एक अच्छे प्रबंधन से आप जोखिम को कम कर सकते हो। व्यवसायिक जोखिम होने की संभावना को आप बदल सकते हो। एक अच्छे मैनेजमेंट से रिस्क को आप कम कर सकते हो, जोखिम को आप कम कर सकते हो। तो हमारा आंसर आएगा बी। फिर है ऐसे उद्योगों को क्या कहते हैं जो दूसरों को समर्थन सेवा सुलभ कराते हैं। सेवा, सेवा शब्द आ गया मतलब सर्विस देना। अब यहाँ पर हमारे पास में 3 प्रकार के उद्योग हैं प्रमुख रूप से। एक होता है प्राथमिक उद्योग, दूसरा होता है द्वितीयक उद्योग और तीसरा होता है तृतीयक उद्योग। अब यहाँ पर हम उसको विस्तृत रूप में थोड़ा देखते हैं कि प्राथमिक उद्योग मतलब ऐसे उद्योग जो कि सीधे डायरेक्ट नेचर से पदार्थ प्राप्त करते हैं। नेचर से मतलब प्रकृति से सीधे प्राप्त करते हैं, जैसे धरती के अंदर से खनिज पदार्थ निकालना, मछली पकड़ना, ये सभी क्या है, ये प्राथमिक उद्योग की श्रेणी में आ रहे हैं। ये प्रकृति से सीधे प्राप्त कर रहे हैं और इसलिए ये प्राथमिक उद्योग है। प्राथमिक उद्योगों के द्वारा जो प्राप्त किया जाता है वो किसको सौंपते हैं, द्वितीयक उद्योगों को। द्वितीयक उद्योग उन पदार्थों से वस्तुओं का निर्माण करते हैं। तो द्वितीयक उद्योग किस में आ गए, जैसे जितने भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है, कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्रीज है, विश्लेषणात्मक, संश्लेषणात्मक, ये जो उद्योग होते हैं, ये सारे जितने भी आपको उद्योग दिखाई देते हैं वो द्वितीयक श्रेणी में ही है। फिर द्वितीयक श्रेणी से जो को काम करने के लिए मदद करने वाले जो उद्योग होते हैं वो कहलाते हैं तृतीयक उद्योग कहलाते हैं। मतलब जैसे बैंक है, बीमा है, परिवहन है, भंडारण है, ये सभी तृतीयक उद्योग की श्रेणी में आते हैं। मतलब तृतीयक उद्योग को हम दूसरे शब्दों में क्या बोल सकते हैं, इनको हम सेवा उद्योग भी बोलते हैं। मतलब सर्विस देने वाले द्वितीयक और प्राथमिक उद्योगों को ये मदद देते हैं। जैसे द्वितीयक उद्योग को कपड़ा उद्योग है, कपड़ा उद्योग को वित्त चाहिए तो बैंक देगी, उसको सुरक्षा चाहिए तो बीमा देगी, उसको माल एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना है तो परिवहन उद्योग उसको मदद देगा, उसको माल को स्टोर करके रखना है तो भंडारण उसमें मदद करने वाला है, उसका प्रचार प्रसार करना है तो विज्ञापन उसकी मदद करेगा। मतलब ये सारे जो मैंने नाम गिनाए हैं ये सभी सेवा उद्योग कहलाते, तृतीयक की श्रेणी में आते हैं। तो यहाँ पर हमारे से यही पूछा है कि ऐसे उद्योगों को क्या कहते हैं जो दूसरों को समर्थन या सेवा सुलभ कराते हैं। तो दूसरों को सेवा देने वाले उद्योग कौन से हो गए, तृतीयक उद्योग की श्रेणी में आ रहे हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ गया, डी आ गया। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्न में किसे व्यापार के सहायक की श्रेणी में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता। तो अभी मैंने बताया ना, सेवा उद्योग मतलब सहायक, व्यापार और व्यापार के सहायक है ना। वाणिज्य के 2 भाग होते हैं, एक व्यापार और दूसरा व्यापार के सहायक। तो व्यापार की सहायता करने वाले जो उद्योग होते हैं व्यापार के सहायक तत्व कहलाते हैं। तो व्यापार के सहायक तत्व कौन से, जो अभी मैंने बताए थे, बैंक, बीमा, परिवहन, भंडारण, विज्ञापन, ये सभी व्यापार के सहायक तत्व हैं। अब यहाँ पूछा है निम्न में किसे व्यापार के सहायक की श्रेणी में नहीं रखा जा रहा है। तो भाई बीमा ये भी व्यापार में सहायता करता है, बैंक व्यापार में सहायता करने वाला है, परिवहन व्यापार में सहायता करने वाला है, लेकिन खनन ये तो प्राथमिक उद्योग हो गया, ये तृतीयक उद्योग नहीं है, ये खनन व्यापार में सहायता करने वाला नहीं है। इसलिए हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ए आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 का ए। फिर है तेल शोधक कारखाने तथा शक्कर मिले किस उद्योग की श्रेणी में आते हैं। अभी मैंने आप लोगों को 3 उद्योग गिनाए थे, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। प्राथमिक उद्योग डायरेक्ट प्रकृति से प्राप्त करते हैं, द्वितीयक उद्योग प्राथमिक उद्योगों से वस्तुएं लेकर के उनसे भोक्ता वस्तुएं बनाते हैं, और तृतीयक उद्योग इन दोनों उद्योगों की मदद करने वाले होते हैं। अब यहाँ पर तेल शोधक कारखाने मतलब जमीन के अंदर से जो कच्चा तेल निकलता है, उस तेल, पेट्रोल, डीजल, गैस, केरोसिन, ये जो अलग अलग किए जाते तेल शोधक कारखाने होते हैं। फिर है शक्कर मिले, शक्कर भी प्रकृति से गन्ना प्राप्त करने से उससे शक्कर बनाई जाती है। तो ये सभी किस श्रेणी में आ रहे हैं, ये तेल शोधक कारखाने, शक्कर मिले किस उद्योग की श्रेणी में आएंगे, ये प्राथमिक उद्योग की श्रेणी में आएंगे। इसे हम प्राथमिक उद्योग की श्रेणी में शामिल करते हैं। ठीक है, फिर है प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके उद्योगों को कच्चा माल उपलब्ध कराया जाता है। भी हमने बोला प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके,
तो प्राकृतिक संसाधनों से सीधे जो प्राप्त करते हैं वो कौन होता है, वह प्राथमिक उद्योग होता है, प्रकृति से सीधे प्राप्त करते हैं। फिर ये व्यापार तथा व्यापार की सहायक क्रियाओं को क्या कहेंगे? भाई व्यापार और व्यापार की सहायक क्रियाओं को हम क्या बोलते हैं, वाणिज्य बोलते हैं। मतलब वाणिज्य के दो भाग हैं, एक व्यापार और दूसरा व्यापार की सहायक क्रियाएं, और इसलिए हमारा आंसर क्या आ जाएगा, वाणिज्य। वाणिज्य के दो भाग है ना, व्यापार और व्यापार के सहायक। फिर है तृतीयक उद्योग या सेवाएं क्या है? अभी हमने थोड़ी देर पहले इस पर चर्चा करी थी कि तृतीयक उद्योग मतलब सेवा उद्योग, व्यापार के सहायक क्रियाएं। तो कौन कौन से हैं? परिवहन व्यापार की सहायक क्रियाएं हैं, संचार व्यापार की सहायक क्रिया है, बैंकिंग व्यापार की सहायक क्रिया है। मतलब तृतीयक उद्योग या सेवाएं हैं तो उपरोक्त सभी, ये सभी क्या है, व्यापार की सहायक सेवाएं हैं। फिर ये जब एक देश से माल आयात करके दूसरे देश को निर्यात किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? भाई विदेशी व्यापार जो होता है वो तीन प्रकार का होता है, एक आयात करना, दूसरा निर्यात करना और तीसरा होता है पुनर्निर्यात करना। जब दूसरे देशों से माल बुलाया जाता है वो आयात होता है, हमारे देश से किसी दूसरे देश को हम माल भेजेंगे वो निर्यात होगा, और किसी एक देश से माल बुला करके दूसरे देश को भेज देना ये क्या कहलाएगा, पुनर्निर्यात कहलाएगा। जब एक देश से माल आयात करके दूसरे देश को निर्यात करना ये किस श्रेणी में आएगा, इसे हम पुनर्निर्यात कहते हैं। हम क्या बोलते हैं, पुनर्निर्यात कहते हैं। फिर है विदेशी व्यापार के प्रकार होते हैं तीन, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया, आयात, निर्यात, पुनर्निर्यात। निम्न में कौन सा तत्व जोखिम का मानवीय कारण नहीं है? मतलब मनुष्य के द्वारा जनित कारण नहीं होगा। हड़ताल कर्मचारियों के द्वारा की जाती है, मनुष्यकृत है। सट्टेबाजी इंसानों के द्वारा की जाती है, भी मानवीय है। लापरवाही मानव के द्वारा की जाती है, लेकिन प्रदूषण होता तो मानव के द्वारा लेकिन इनडायरेक्टली होता है, होता प्रदूषण मानव के द्वारा ही लेकिन वो अप्रत्यक्ष है, और इसलिए ये जोखिम जो है मानवीय कारण नहीं है। कौन सा, प्रदूषण। ठीक है, तो 20 का डी आ गया। फिर है अपने बगीचे में बागवानी करना, ये कौन सी क्रिया है? अपने बगीचे में, भाई यदि कोई माली अपने साहब के बगीचे में काम कर रहा है तो उसके बदले उसको मजदूरी मिल रही है, पारिश्रमिक मिल रहा है, यह आर्थिक क्रिया हो गई। लेकिन आपके घर में, आपके घर के आंगन में बगीचा है, उसमें आप पानी दे रहे हो, तो उससे आपको किसी प्रकार का कोई अर्थोपार्जन नहीं हो रहा है, आप कोई धन नहीं कमा रहे हो, पैसा नहीं कमा रहे हो, ये आप केवल एक अपने मनोरंजन के लिए, प्राकृतिक सेवा के लिए कर रहे हो, और इसलिए ये एक गैर आर्थिक कार्य है। ये किस प्रकार का कार्य है? ये एक गैर आर्थिक कार्य, अपने बगीचे में बागवानी करना। फिर ये व्यवसाय का कार्य क्या है? तो व्यवसाय का कार्य क्या है? विपणन करना, मतलब मार्केटिंग करना, नव प्रवर्तन करना, नए नए प्रयोग करना, लाभ के साथ मानवीय संतुष्टि प्रदान करना, और उपरोक्त सभी। तो हम जब देख रहे हैं तो ये तीनों क्रियाएं व्यवसाय के अंतर्गत आ रही है, और इसीलिए हमारा आंसर क्या आएगा, डी आएगा, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। व्यवसाय क्या है? विज्ञान है, कला है, विज्ञान और कला दोनों है, और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो विज्ञान मतलब किसी भी व्यवस्थित ज्ञान को हम विज्ञान बोलते हैं, और कला मतलब कार्य करने के तरीके को हम कला कहते हैं। तो व्यवसाय में ये दोनों चीजें आती है, हर एक क्रिया व्यवस्थित तरीके से होती है और एक कलात्मक तरीके से की जाती है, और इसलिए व्यवसाय एक विज्ञान भी है और कला भी है। व्यवसाय को हम विज्ञान भी बोल सकते हैं और कला भी बोल सकते हैं। फिर है व्यापार की सहायक श्रेणी में शामिल नहीं होती है। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले था कि व्यापार की सहायक श्रेणी में शामिल नहीं होती है, तो बीमा एक सहायक श्रेणी है, भंडारण सहायक कार्य है, परिवहन सहायक कार्य है, लेकिन जो बागवानी है, ये बागवानी व्यापार की सहायक क्रिया नहीं है, मतलब ये तृतीयक उद्योग में शामिल नहीं होती, और इसलिए आंसर क्या आएगा, डी आंसर आएगा। ठीक है, फिर है 25, पूंजीगत वस्तु नहीं है। पूंजीगत मतलब उद्योगों में से जो वस्तुएं बनकर बाहर निकलती है वो अलग अलग प्रकार की होती है, पूंजीगत वस्तु होती है, उपभोक्ता वस्तु होती है। तो यहाँ पर पूछा है कि पूंजीगत वस्तु नहीं है, तो लोहा और इस्पात ये पूंजीगत वस्तु है, बड़ी रकम होती है।
मतलब जिसमें बड़ी पूंजी लगती है वो पूंजीगत वस्तु होती है। मशीनें, ये भी पूंजीगत वस्तु है, मतलब लोहा इस्पात भी पूंजीगत वस्तु है, मशीन भी पूंजीगत वस्तु है, रसायन पदार्थ ये भी पूंजीगत है। लेकिन जो सूती वस्त्र है ये उपभोक्ता है, उपभोक्ता मूलक है, उपभोक्ता के द्वारा इनका उपयोग किया जाता है और इसलिए ये पूंजीगत वस्तु इस श्रेणी में नहीं आ रहा है। फिर है पेशे की विशेषता नहीं है, प्रोफेशन। वे व्यापार, पेशा और रोजगार। व्यापार मतलब वस्तुओं का क्रय विक्रय करना, रोजगार मतलब अपने नियोक्ता के यहाँ नियमित रूप से कार्य करना, लेकिन पेशा मतलब प्रोफेशन। अब उसकी विशेषता नहीं है तो उसकी विशेषताएं क्या है ये हमें मालूम होना चाहिए। प्रोफेशन में सबसे पहले आता है विशिष्ट ज्ञान आता है, दूसरा आता है प्रशिक्षण, तीसरा होता है नैतिकता, चौथा आता है एक आचार संहिता। ये सारी बातें प्रोफेशन के अंतर्गत आती है, उसकी विशेषताओं में आती है। अब विशिष्ट ज्ञान ये तो उसकी विशेषता है, आचार संहिता ये भी उसकी विशेषता है, प्रशिक्षण ये भी उसकी विशेषता है, लेकिन समान व्यवहार करना ये उसकी विशेषताओं में नहीं आ रहा है और इसलिए आंसर हमारा आ गया डी। तो कोई भी किसी से भी समान व्यवहार नहीं कर सकता है, कोई सा भी प्रोफेशनल पर्सन हो, तो ये उसकी विशेषता नहीं है। सरकारी अस्पताल के चिकित्सक की सेवा की श्रेणी है, तो एक सरकारी अस्पताल में एक डॉक्टर के द्वारा जो सर्विस दी जा रही है वो किस श्रेणी में आएगी? व्यवसाय में आएगी, पेशा में आएगी, प्रोफेशन में आएगी, रोजगार में आएगी या उपरोक्त में से कोई नहीं। भाई सरकारी अस्पताल में जो डॉक्टर कार्य कर रहा है वो नौकरी कर रहा है, किसकी? सरकार की नौकरी कर रहा है, मतलब उसका नियोक्ता सरकार है और वो उसको नियुक्ति मिली है, मतलब वो क्या कर रहा है? वहाँ रोजगार कर रहा है, वो नौकरी कर रहा है और इसलिए ये जो कार्य है किस में आएगा? रोजगार में आएगा। यदि अपने घर पे कार्य करता का अलग क्लिनिक खोल के काम करता तो वो होता प्रोफेशन, पेशा आता, लेकिन ये रोजगार है। फिर है सेवा उद्योग की श्रेणी में आता है, सेवा, सर्विस देना। पे आप होटल में खाना खाने जाते हो तो वहां पर आपको सेवा दी जाती है, आप ऑर्डर देते हो, ऑर्डर का पालन किया जाता है ना? तो होटल, होटल ये क्या है? एक सेवा उद्योग है, ये सेवा देने वाला कार्य है। बाकी इस सेवा उद्योग मतलब होटल। थोक व्यापार, चार्टर्ड अकाउंटेंट ये प्रोफेशन है, थोक व्यापार एक व्यापार हो गया, तस्करी ये तो गैर कानूनी कार्य हो गया। हमारा उद्योग कौन सा हो गया? सेवा उद्योग में होटल आ गया। फिर है विशुद्ध जोखिम क्या होता है? तो जोखिम अलग अलग प्रकार के होते हैं, तो यहाँ पर पूछा गया है कि विशुद्ध जोखिम क्या होता है? जिसका सामान्यतः अनुमान लगाया जा सकता है। तो जो जितने भी जोखिम होते हैं, कल क्या होने वाला है, जैसे हम हमारे जीवन का बीमा कराते हैं, हमारे माल का बीमा कराते हैं, हमारी गाड़ी का बीमा कराते हैं, तो ये किसी न किसी प्रकार के जोखिम की संभावनाओं को देखते हुए हम करवाते हैं। तो ऐसा जोखिम जिसका कि अनुमान लगाया जा सके, जिस आधार पर हम उसका बीमा करवा सके, वो होता है विशुद्ध जोखिम। तो जिसका सामान्यतः अनुमान लगाया जा सके, पहला ही हमारा आंसर है, वो कहलाता है विशुद्ध जोखिम। अनुमान नहीं लगाया जा सकता, बीमा अयोग्य जोखिम, तो ये बाकी कोई आंसर नहीं है, हमारा पहला ही आंसर आ रहा है, जिसका अनुमान लगाया जा सकता है वो होता है विशुद्ध जोखिम। फिर है लाभ होता है। तो लाभ क्या है? व्यापार किस लिए हो रहा है? लाभ कमाने के लिए हो रहा है। तो लाभ होता है, क्या होता है? व्यवसायियों की प्रेरणा का मूल स्रोत। भाई व्यापारी घर से बाहर व्यापार करने के लिए जा रहा है, रिस्क उठा रहा है, तो उसको प्रेरणा देने वाला, अंदर से जो उसको प्रेरित करने वाला कौन है? लाभ है। प्रबंध नियंत्रण का एक साधन, कार्य क्षमता वृद्धि का साधन, उपरोक्त सभी। भाई कार्य क्षमता में वृद्धि होगी, प्रबंध का नियंत्रण अच्छा होगा, तो ये उपरोक्त सभी आ रहा है, लाभ ये सभी है ये, ठीक है। फिर है कार्य के आधार पर व्यावसायिक क्रियाओं को कितने भागों में बांटा है? तो 2 भागों में, आर्थिक और गैर आर्थिक। व्यक्तिगत आर्थिक सेवाओं को क्या कहेंगे? ये आ चुका है, प्रोफेशन बोलेंगे उसे हम। फिर ये उद्योग में शामिल किया जाता है, चलिए इसको हम देखते हैं। उद्योग, इंडस्ट्री, उसमें शामिल किया जाता है, इसको शामिल करेंगे। वे निर्माण क्षेत्र मतलब मैन्युफैक्चरिंग, ये भी उद्योग है। मछली पकड़ना, ये भी उद्योग है। बैंकिंग और बीमा, ये भी उद्योग है। कैसे? ये हो गया प्राथमिक उद्योग, ये हो गया द्वितीयक उद्योग और ये हो गया तृतीयक उद्योग। 3 प्रकार के उद्योग होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक।
तो ये तीनों में तीनों उद्योग आ गए, मतलब उद्योगों में शामिल किया जाता है किसको, उपरोक्त सभी को। तो हमारा आंसर क्या आ गया, डी आ गया। फिर है रिफाइनरी में कच्चे तेल से पेट्रोल गैस आदि की प्राप्ति। भाई आप देखो, जो द्वितीयक उद्योग होते हैं, द्वितीयक उद्योगों के अलग अलग टाइप्स होते हैं, और वो कौन कौन से हैं, एक होता है विश्लेषणात्मक, एक होता है संश्लेषणात्मक, एक होता है प्रक्रियात्मक, चौथा होता है संयोजन, और एक होता है निर्माण उद्योग। ठीक है, अब यहाँ पर विश्लेषण, संश्लेषण, प्रक्रियात्मक, संयोजन, ये 4 प्रकार के उद्योग दिए गए। विश्लेषण करना मतलब एक पदार्थ में से अलग अलग पदार्थों को निकालना। जैसे जमीन में से जो कच्चा तेल निकाला जाता है, उस कच्चे तेल से रिफाइनरी इंडस्ट्रीज में उसमें पेट्रोल, डीजल, गैस, इनको अलग अलग किया जाता है। तो ये क्या हो गया, ये विश्लेषणात्मक उद्योग हो गया। विश्लेषण करना, जैसे हम भी किसी टॉपिक का विश्लेषण करते, चीर फाड़ करना मतलब ऑपरेशन करना, तो एक पदार्थ से अनेक पदार्थ निकालना विश्लेषण हो गया। संश्लेषण में अलग अलग पदार्थों को मिला करके एक पदार्थ बनाना, ये होता है संश्लेषण करना। प्रक्रियात्मक में एक प्रक्रिया के तहत कोई सी वस्तु का निर्माण करना, एक प्रक्रिया के तहत किसी वस्तु का निर्माण करना। और संयोजन मतलब अलग अलग वस्तुओं को जोड़कर एक वस्तु बनाना, जैसे कंपोज करना, जैसे कंप्यूटर है, मोटरसाइकिल है, कार है, ये सारी वस्तुएं क्या है, कंपोज है, मतलब प्रोडक्ट कहीं और बना है, वो अलग अलग प्रोडक्ट को जोड़कर एक प्रोडक्ट बना देना, ये संयोजन कहलाता है। तो यहाँ पर विश्लेषण, रिफाइनरी में कच्चे तेल से पेट्रोल, गैस आदि की प्राप्ति क्या कहलाता है, विश्लेषण करना, मतलब उसमें से एक पदार्थ में से हमने अलग अलग पदार्थों को किया है, ये विश्लेषणात्मक हुआ। फिर है प्राथमिक उद्योग नहीं है, फिर निम्न में प्राथमिक उद्योग नहीं है। तो खनन उद्योग एक प्राथमिक उद्योग है, ठीक है। फिर है पशुपालन, ये भी प्राथमिक उद्योग है। फूलों की खेती, ये भी प्राथमिक उद्योग है। लेकिन इस्पात उत्पादन, ये प्राथमिक उद्योग नहीं है। व्यापार सहायक क्रियाएं हैं, व्यापार की सहायक क्रियाएं कौन सी है, अभी हमने पढ़ा थोड़ी देर पहले। भाई आयात व्यापार, ये विदेशी व्यापार है। निर्यात व्यापार, ये भी विदेशी व्यापार है। बैंकिंग और वित्त, ये व्यापार की सहायक क्रियाएं हैं, या फिर इसे हम बोल सकते हैं तृतीयक उद्योग की श्रेणी में आता है। फिर है 37, व्यापार के कितने प्रकार होते हैं। तो व्यापार के 3 प्रकार होते हैं, 2, 4, 1 भी नहीं, कितने प्रकार होते हैं, ये व्यापार के कितने प्रकार होते हैं। तो 2 प्रकार के व्यापार होता है, एक आंतरिक और दूसरा बाह्य, एक देशी और दूसरा होता है विदेशी। ठीक है, तो व्यापार 2 प्रकार का होता है, देशी या विदेशी, आंतरिक या बाह्य। फिर है निम्न में तृतीयक उद्योग नहीं है। तो तृतीयक उद्योग मतलब सेवा उद्योग, सेवा देने वाले उद्योग। मुर्गी पालन प्राथमिक उद्योग है। परिवहन, विपणन, बीमा, ये तीनों जो हैं ये किस में आ रहे हैं, ये तृतीयक उद्योग में आ रहे हैं। अब ये बोल रहा है तृतीयक उद्योग नहीं है, तो क्या आ गया, मुर्गी पालन। मुर्गी पालन प्राथमिक उद्योग की श्रेणी में आ रहा है। फिर है व्यवसाय शब्द से आशय पारस्परिक हित के लिए वस्तुओं, द्रव्य अथवा सेवाओं के विनिमय से है। और ये कथन किसका है, ये स्टेटमेंट किसने दिया है, व्यवसाय शब्द से आशय पारस्परिक हित के लिए वस्तुओं, द्रव्य अथवा सेवाओं का विनिमय करना, ये व्यापार कहलाता है या व्यवसाय है ये। तो ये जो कथन एल.एच. हेने का है, मैकनॉटन का है, एफ.सी. हुपर का है, किसका है, तो यहाँ पर आंसर है मैकनॉटन। मैकनॉटन ने ये परिभाषा दी है, इसको परिभाषित किया है कि पारस्परिक हित के लिए वस्तु, सेवा और मुद्रा का विनिमय ये व्यवसाय कहलाता है। फिर है जोखिम का तत्व विद्यमान किसमें होता है, भाई जोखिम, रिस्क किसमें होती है, प्रोफेशन में फीस ली जाती है, इसमें किसी प्रकार की पूंजी नहीं लगाई जाती, मतलब यहाँ रिस्क नहीं है। रोजगार, इसमें पारिश्रमिक प्राप्त होता है, इसमें भी पूंजी नहीं लगती है, मतलब रिस्क नहीं है। व्यवसाय, व्यवसाय में पूंजी लगाई जाती है और इसमें रिस्क होती है, और इसलिए जोखिम का तत्व विद्यमान होता है किसमें, व्यवसाय में जोखिम का तत्व विद्यमान है। फिर है आचार संहिता में सम्मिलित नहीं किया जाता। आचार संहिता ये किसकी विशेषता थी,
प्रोफेशन की, पेशे की विशेषता थी। प्रशिक्षण, विशिष्ट ज्ञान, आचार संहिता ये पेशे की विशेषताएं हैं। अब ये आचार संहिता मतलब ये जितने भी पेशेवर व्यक्ति होते हैं, जैसे डॉक्टर है, वकील है, इंजीनियर है, इनके नेशनल लेवल पर एक काउंसिल होती है और उनके कुछ नियम होते हैं, उन नियमों को इन्हें फॉलो करना पड़ता है, वो आचार संहिता कहलाती है। तो आचार संहिता में सम्मिलित नहीं किया जाता, भाई नियम आचार संहिता में आता है, बेईमानी आचार संहिता में नहीं आती है, सत्यनिष्ठा आचार संहिता में आती है और नैतिकता ये भी आचार संहिता में आती है। क्लियर दिख रहा है, मतलब बेईमानी करना ये आचार संहिता नहीं है। ठीक है, अगला है 42, इस जोखिम में हानि की संभावना के साथ साथ लाभ की संभावना भी रहती है। तो क्लियर दिख रहा है, सट्टा, सट्टात्मक जोखिम, तो जोखिम अलग अलग प्रकार के होते हैं ना, तो ये जो सट्टात्मक जोखिम में लाभ भी हो सकता है, हानि भी हो सकती है। क्लियर है ये, ठीक है, तो स्पष्ट हम बोल देते हैं सट्टात्मक जोखिम। फिर है निम्न में से किसको व्यवसाय का उद्देश्य नहीं कहा जा सकता। व्यवसाय का उद्देश्य नहीं है लाभ अर्जित करना, ये व्यवसाय का उद्देश्य नहीं है, क्या है? ग्राहक सृजन करना, ये भी व्यवसाय का उद्देश्य हो गया। नव प्रवर्तन करना, नए नए तरीके अपनाना, ये भी व्यवसाय का उद्देश्य हो गया। तो निवेश करना, इसको हम व्यवसाय के उद्देश्य में शामिल नहीं करेंगे। फिर है व्यवसाय का भावी विकास एवं विस्तार करने के लिए व्यवसायी को क्या संचय करना चाहिए। भाई आपको आपके व्यवसाय का भविष्य में विकास करना है, उसका विस्तार करना है, तो आप भविष्य के लिए क्या जमा करके रखोगे? क्या जमा करोगे? व्यक्तियों को जमा करके रखोगे, अपनी गुडविल जमा करके रखोगे, कार्य क्षमता को बढ़ाओगे, या अर्जित लाभ को? आपने जो लाभ कमाया है उस लाभ को आप जमा करोगे। भविष्य में आपको विकास करना है, अपने व्यापार को विस्तार करना है, तो अर्जित लाभ को संचय करना पड़ेगा। व्यवसाय का सामाजिक उद्देश्य नहीं है, तो व्यवसाय के अलग अलग उद्देश्य होते हैं, आर्थिक उद्देश्य, सामाजिक उद्देश्य, राष्ट्रीय उद्देश्य, मानवीय उद्देश्य, ये अलग अलग प्रकार के उद्देश्य होते हैं। अब यहाँ पर पूछा गया है कि व्यवसाय का सामाजिक उद्देश्य नहीं है रोजगार का सृजन करना, कर्मचारियों का कल्याण करना, नवाचार करना, वांछित किस्म की वस्तु की पूर्ति। अब आप ये देखो कि समाज से रिलेटेड कौन सा उद्देश्य आ रहा है। रोजगार का सृजन करना मतलब समाज को रोजगार प्रदान करना, कर्मचारियों का कल्याण करना, कर्मचारी समाज का है, समाज से रिलेटेड हो गया, वांछित किस्म की वस्तु की पूर्ति करना, तो ये सभी जो हैं ये सभी किससे रिलेटेड हो गए? ये समाज से रिलेटेड हो गया, ये सामाजिक उद्देश्य में आ रहे। लेकिन नवाचार ये व्यापार का उद्देश्य है, ये आर्थिक उद्देश्य ही है, और इसलिए नवाचार ये सामाजिक उद्देश्य नहीं है। सी। फिर है आर्थिक क्रिया मतलब क्या? आर्थिक क्रिया में किसको किसको शामिल करोगे आप? व्यवसाय और पेशा, व्यवसाय और रोजगार, पेशा और रोजगार, व्यवसाय, पेशा और रोजगार। तो व्यवसाय के 3 अंग हैं, व्यवसाय है, पेशा और रोजगार, ये तीनों है, मतलब आर्थिक क्रियाओं में ये तीनों को हम शामिल करते हैं। ठीक है, फिर है प्रतिफल के रूप में ब्याज प्राप्त होता है। तो ब्याज किससे प्राप्त होता है? आपने किसी को कुछ पैसा उधार दिया है, उससे आपको ब्याज प्राप्त होता है। आपने किसी कंपनी के ऋण पत्र खरीदे, उससे आपको ब्याज प्राप्त होता है। तो प्रोफेशन में तो फीस प्राप्त होती है, रोजगार में पारिश्रमिक प्राप्त होता है, व्यवसाय में लाभ प्राप्त होता है। तो आंसर आएगा किसी में भी नहीं। प्रतिफल के रूप में ब्याज प्राप्त होता है, किसी में नहीं, क्योंकि इसका प्रतिफल फीस है, इसका प्रतिफल वेतन है, और इसका प्रतिफल लाभ है। इसमें से किसी में भी ब्याज नहीं आ रहा है, तो आंसर आ गया डी आ गया। फिर है अगला क्वेश्चन है, निम्न में द्वितीयक उद्योग है। द्वितीयक उद्योग मतलब भाई निष्कर्षण उद्योग पहला आ रहा है, तो ये निष्कर्षण मतलब जमीन में से प्रकृति से निष्कर्ष करना, मतलब बाहर निकालना, ये निष्कर्षण उद्योग होता है। तो ये तो प्राथमिक हो गया, ये प्राथमिक उद्योग हो गया। जननिक उद्योग, जनन के द्वारा, मतलब ये भी क्या हो गया? प्राथमिक उद्योग की श्रेणी में आ रहा है। रचनात्मक, ये पशुपालन, ये भी प्राथमिक उद्योग में आ गया। तो ये आ रहा है हमारा द्वितीयक उद्योग, मतलब आंसर आ गया रचनात्मक उद्योग, कंस्ट्रक्टिव वर्क, ये रचनात्मक उद्योग द्वितीयक श्रेणी में आता है। फिर है
व्यवसाय को समाज की सेवा करते हुए लाभ कमाना चाहिए। ये शब्द किसके हैं? जो व्यवसाय है उसको समाज की सेवा करते हुए लाभ कमाना चाहिए। ये स्टेटमेंट किसका है? ये आर.सी. शर्मा का है, सी.जी. शर्मा का है, आर.के. शर्मा का है या आर.के. वर्मा का है? फिर जो व्यवसाय होता है उसको समाज की सेवा करते हुए लाभ कमाना चाहिए। हमने इसके पहले देखा था व्यवसाय का उद्देश्य लाभ कमाना और सेवा करना है, दोनों है। तो ये स्टेटमेंट आर.के. शर्मा का है, आर.के. शर्मा के द्वारा ये कहा गया है। ठीक है, अगला है अत्यधिक लाभ कमाने की प्रवृत्ति इसको जन्म देती है। ज्यादा लूटपाट मचाना, तो ये वर्ग संघर्ष होगा, आय की असमानता हो जाएगी, अनुचित प्रतिस्पर्धा को जन्म देगा। मतलब सारी बीमारियां इसी से जनित होती है, सारी बीमारियां खड़े हो जाएगी इससे। अत्यधिक लाभ कमाने की प्रवृत्ति, अत्यधिक लालच जिसको बोलेंगे, तो ये सभी उपरोक्त सभी समस्याओं को जन्म देगा। ठीक है, तो 50 क्वेश्चन अभी हो गए। एक यूनिट मतलब एक टॉपिक का 100 क्वेश्चन, ऐसे एवरी टॉपिक के 100 क्वेश्चन लेकर हम आएंगे और आपकी जो तैयारी है उसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहने देंगे। एवरीडे आपको इसका जो वीडियो है आप बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, में ऑल बटन को दबाइए। जैसे ही वीडियो अपलोड होगा या लाइव क्लास होगी आपको इसका नोटिफिकेशन जरूर मिल जाएगा। हम इसकी तैयारी 2 महीने की हमारी तैयारी है। इस 2 महीने के अंदर हम हमारे चारों सब्जेक्ट 11 बिजनेस अकाउंट, 12 बिजनेस और अकाउंट, ये चारों सब्जेक्ट को हम 15-15 दिन के जो में कंप्लीट करेंगे। मतलब एवरी यूनिट के 100, इसका मतलब 15 दिन 11 बिजनेस स्टडी तो 1500 ऑब्जेक्टिव, 1500 ऑब्जेक्टिव 12 बिजनेस स्टडी के, 1500 ऑब्जेक्टिव 11th अकाउंट के और 1500 ऑब्जेक्टिव 12th अकाउंट के। मतलब यह मानकर चलिए कि 6000 ऑब्जेक्टिव हम पढ़ने वाले हैं और इन 6000 ऑब्जेक्टिव में आपको 120 जो मार्क्स है बिल्कुल मिल जाएंगे। यह हमारा कोशिश रहेगा। ठीक है, तो वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप जरूर उसको लाइक करना, शेयर करना, आप और नए यदि हो तो आप सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, और ये टोटली फ्री है। चौहान एकेडमी खंडवा का एक प्ले स्टोर पर ऐप भी है, इसी नाम से, जिस नाम से हमारा चैनल है उसी नाम से हमारा प्ले स्टोर पर ऐप है। वहाँ पर ये सारे ऑब्जेक्टिव मैं अपलोड कर दूंगा, वो उसकी आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। 50 क्वेश्चन हो गए हमारे, 50 क्वेश्चन और बचे हैं। क्षति की संभावना ही जोखिम कहलाती है। यह किसी प्रतिकूल घटना के घटित होने की प्रायिकता है। ये स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट किसका है? तो C.O. हार्डी का है, व्हीलर का है, ओरविक का है या मैकनॉटन का है? मतलब यहां पर जो हमारे से पूछा गया है, क्षति की संभावना ही जोखिम कहलाती है। क्षति की संभावना ही जोखिम कहलाती है। मतलब हानि, क्षति मतलब हानि, ये हानि की संभावना को ही हम क्या बोलते हैं? रिस्क बोलते हैं। और ये किसी प्रतिकूल घटना के घटित होने की प्रायिकता है। मतलब भविष्य में कोई सी घटना, प्रतिकूल घटना जो घटने वाली है उसका एक प्रायिकता है। ये कथन किसका है? तो ये कथन किसका है? ये व्हीलर का कथन है। ये इसका कथन है, ये व्हीलर का कथन है। फिर है निम्न व्यवसाय का सरकार के प्रति दायित्व है। भाई उत्तरदायित्व, व्यवसाय के अलग अलग उत्तरदायित्व है। जैसे हमने देखा था सामाजिक उत्तरदायित्व, आर्थिक उत्तरदायित्व, राष्ट्रीय उत्तरदायित्व, मानवीय उत्तरदायित्व। तो राष्ट्र के प्रति उसका या सरकार के प्रति क्या उत्तरदायित्व है? ब्याज का भुगतान करना, लाभांश देना, धन की सुरक्षा, करों का भुगतान। भाई अब इसमें से सरकार से रिलेटेड क्या है? टैक्स। टैक्स किसको जमा किया जाता है? सरकार को जमा किया जाता है। तो करों का समय समय पर भुगतान करना सरकार के प्रति उत्तरदायित्व हो गया। फिर एक खालिस्तान के शब्दों में, मौसम की भांति व्यवसाय भी सदैव हमारे साथ रहता है। तो जैसे जिस प्रकार से मौसम हमारे साथ में रहता है उस प्रकार से व्यवसाय भी हमारे साथ में रहता है। ये स्टेटमेंट भी किसका है? ये व्हीलर का स्टेटमेंट है। ठीक है, फिर है अगला है मानवीय क्रियाओं को बांटा जा सकता है। तो मानवीय क्रियाओं को कितने भागों में बांटा जा सकता है? सबसे पहला ये प्रश्न है ये कि मानवीय क्रियाएं 2 प्रकार की होती है, एक आर्थिक होती है और दूसरी गैर आर्थिक होती है। तो पैसा कमाने के लिए भी की जाती है और पैसा कमाने के लिए नहीं, समाज की सेवा के लिए भी की जाती है। इसलिए 2 प्रकार की क्रियाएं हो गई।
फिर है खालिस्तान के अनुसार व्यावसायिक जोखिम से आशय लागत, हानि अथवा क्षति के संबंध में अनिश्चितता। तो ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया है भाई? व्यावसायिक जोखिम से आशय, व्यवसाय जोखिम में किसको किसको शामिल करेंगे? तो लागत, हानि अथवा क्षति के संबंध में अनिश्चित है। लागत कितनी लगेगी, यह निश्चित है। हानि कितनी होगी, अनिश्चित है। क्षति कितनी होगी, अनिश्चितता है। और ये सभी व्यावसायिक जोखिम है। मतलब ये किसका स्टेटमेंट है? CO हार्डी, इनके द्वारा ये कहा गया है। फिर है खालिस्तान के अनुसार एक प्रतिस्पर्धात्मक अर्थव्यवस्था में अधिक लाभ कमाना ही प्रबंध का सामाजिक उत्तरदायित्व है। तो यहाँ पर एक प्रोफेसर के द्वारा ये कहा गया है कि जो प्रतिस्पर्धात्मक अर्थव्यवस्था जो है, जिसमें बहुत ज्यादा प्रतिस्पर्धा है, ऐसी अर्थव्यवस्था में अधिक से अधिक लाभ कमाना ये एक सामाजिक उत्तरदायित्व है। तो ये किसने कहा? बर्नार्ड शॉ ने कहा, जोएल डीन ने कहा, LH हेने ने कहा। तो इसका आंसर है जोएल डीन, इनके द्वारा ये इसको परिभाषित किया गया है। फिर है निम्न में से कौन सी व्यावसायिक जोखिम की विशेषता है? व्यवसाय की जोखिम की विशेषता, तो लाभ जोखिम का प्रतिफल है। लाभ किसका प्रतिफल है? जोखिम का। हाँ, ये उसकी विशेषता में आ रहा है। जोखिम अनिश्चितताओं के कारण होता है, बिल्कुल भविष्य की अनिश्चितताओं के कारण ही जोखिम जन्म लेता है। उपरोक्त ए और बी दोनों, बिल्कुल ए और बी दोनों आंसर आ गया हमारा, मतलब 57 का सी आ गया। कौन सा बिंदु व्यवसाय में लाभ की भूमिका से संबंधित है? तो लाभ से रिलेटेड क्या है? लंबे समय तक जीवित रहने के लिए लाभ चाहिए, बिल्कुल चाहिए। तो व्यवसाय को यदि आपको लंबे समय तक जिंदा रखना है, चलाना है, तो लाभ चाहिए, मतलब ये लाभ से रिलेटेड हो गया। ये अति शीघ्र विकास करने के लिए भी आपको लाभ चाहिए, ये भी इससे रिलेटेड हो गया। कुशलता में वृद्धि करने के लिए भी लाभ चाहिए, मतलब उपरोक्त सभी आ गया इसमें। हमारा आंसर क्या आ गया? डी आ गया। फिर है खालिस्तान के अनुसार उद्योग वाणिज्य का वह विभाग है जो धन के उत्पादन से संबंधित है। ये किसके द्वारा कहा गया है? तो यहां पर जो परिभाषित किया गया है SR डाबर के द्वारा। 59 का जो आंसर है कि खालिस्तान के अनुसार उद्योग वाणिज्य का वह विभाग है जो धन के उत्पादन से संबंधित है। ये SR डाबर ने परिभाषित किया है। फिर है उद्योगों में प्राय दो प्रकार की वस्तुएं निर्मित होती है, पूंजीगत, उपभोक्ता, ए और बी दोनों। तो हमारा आंसर क्या आएगा? दोनों प्रकार की होती है, पूंजीगत वस्तुएं भी, उपभोक्ता वस्तुएं भी, मतलब उपरोक्त ए और बी दोनों, उपभोक्ता वस्तुएं भी और पूंजीगत वस्तुएं भी। फिर खालिस्तान बराबर व्यापार धन व्यापार की सहायक क्रियाएं, ये हम पढ़ चुके हैं। वाणिज्य के दो भाग हैं, एक व्यापार और व्यापार की सहायक क्रियाएं। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आएगा? वाणिज्य। वाणिज्य बराबर व्यापार और व्यापार की सहायक क्रियाएं। फिर औद्योगिक या व्यावसायिक क्रियाओं को सहायता देने वाली क्रियाएं किसके अंतर्गत आती है? वाणिज्यिक उद्योग, प्राथमिक उद्योग, गौण उद्योग, तृतीयक उद्योग। हम पहले पढ़ चुके, तृतीयक उद्योग को ही हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं सेवा उद्योग। तृतीय उद्योग को ही सेवा उद्योग बोलते हैं। तो औद्योगिक या व्यावसायिक क्रियाओं को सहायता देने वाली क्रियाएं, सहायता देने वाली क्रियाएं तृतीयक उद्योग में आती है। बैंकिंग है, बीमा है, भंडारण है, परिवहन है। फिर है निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? बताइए कौन सा कथन इसमें सही नहीं है? तो वाणिज्य का क्षेत्र व्यवसाय के अपेक्षा संकुचित है, ये सही है। भाई हमें नहीं पूछना है, सत्य नहीं है, तो ये तो सही है। भाई वाणिज्य का क्षेत्र व्यवसाय की अपेक्षा संकुचित है, मतलब व्यवसाय बड़ा है, वाणिज्य छोटा है। वाणिज्य में व्यापार और व्यापार की सहायक क्रियाएं आती है, बिल्कुल सही है। विदेशी व्यापार का अर्थ है एक ही देश के व्यापारियों द्वारा क्रय और विक्रय। तो इसको हम विदेशी व्यापार नहीं बोलते। एक देश से दूसरे, दो देशों के बीच होने वाले व्यापार को हम विदेशी व्यापार कहेंगे। ये तो बोल रहा है एक ही देश के व्यापारियों द्वारा क्रय विक्रय करना, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। हमारा आंसर ये आ गया सी। फिर है निम्न में से किसको व्यावसायिक क्रिया नहीं माना जाता? तो व्यावसायिक क्रियाएं मतलब पैसा कमाने के लिए, लाभ कमाने के लिए वस्तुओं का क्रय विक्रय, वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन करना,
ये व्यावसायिक क्रिया है। जोखिम की उपस्थिति ये भी व्यावसायिक क्रिया है। वस्तुओं तथा सेवाओं का विक्रय और विनिमय ये भी व्यावसायिक क्रिया है। वेतन और मजदूरी ये व्यावसायिक क्रिया नहीं है, तो हम व्यावसायिक क्रिया में शामिल नहीं करेंगे। फिर है निम्न में से किसको व्यावसायिक उद्देश्य की श्रेणी में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता, तो उत्पादकता ये पहले पढ़ चुके हम। निम्न में से कौन सी क्रिया व्यवसाय के अंतर्गत आती है? कौन सी क्रिया व्यवसाय के अंतर्गत आ रही है? वकालत करना व्यवसाय के अंतर्गत आती है। वकालत करना, वस्तुओं का उत्पादन करना, रोगियों का इलाज करना, पाठशाला में पढ़ाना। अब यहां पर वस्तुओं का उत्पादन करना ये आ रही है। वकालत करना एक पेशा हो गया। रोगियों का इलाज करना ये भी पेशा हो गया। पाठशाला में पढ़ाना ये भी पेशा हो गया, या रोजगार इसको बोल सकते। ठीक है, तो वस्तुओं का उत्पादन करना ये उसमें आ रहा है व्यवसाय में। रूप उपयोगिता का सृजन निम्न में कौन करता है? रूप उपयोगिता, रूप मतलब किसी भी वस्तु का रूप बदल देना, उसका आकार बदल देना। और आकार बदलना मतलब कच्चे माल से पक्का माल बनाना, ये किसका काम है? उद्योगों का काम है। और रूप उपयोगिता का सृजन कौन करता है? उद्योगों के द्वारा किया जाता है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में। निम्न में से कौन जननिक उद्योग की श्रेणी में नहीं आता? जननिक मतलब प्रजनन के द्वारा वस्तुओं का उत्पादन करना, तो ये नहीं आता। मुर्गी पालन जननिक उद्योग है, पशुपालन जननिक उद्योग है, पौधारोपण जननिक उद्योग है। तो क्या आ गया? खनन, मतलब हमारा आंसर आ गया खनन। खनन जननिक उद्योग की श्रेणी में नहीं आता। फिर है निम्न में से कौन सा निर्माण उद्योग है? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। तो निर्माणी उद्योग मतलब जैसे भवन बनाना, तो ये एक रचनात्मक उद्योग है, कंस्ट्रक्टिव वर्क। पुल बनाना ये भी रचनात्मक में आ गया। सड़क बनाना ये भी रचनात्मक में आ गया, है ना। लेकिन निर्माणी उद्योग मतलब ये चीनी उद्योग, हमारा आंसर क्या आ गया? सी आ गया। चीनी बनाना ये निर्माण है। निम्न में से कौन सी सहायक क्रिया जोखिम की बाधा दूर करती है? वे व्यापार में, वाणिज्य में अलग अलग बाधाएं होती है, स्थान की बाधा, समय की बाधा, है ना। तो यहाँ पर है कि सहायक क्रिया, निम्न में से कौन सी सहायक क्रिया जोखिम की बाधा को दूर करती है? भाई जोखिम, जोखिम को दूर करने वाला कौन है? रिस्क को दूर करने वाला कौन है? तो ये परिवहन, स्थान, परिवहन जो है ये स्थान की बाधा को दूर करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा देता है। बैंकिंग जो है ये वित्त की बाधा को दूर करता है। विज्ञापन, अब ये बीमा जो है ये क्या आ गया? बीमा, ये है जोखिम की बाधा को दूर करता है। आपने किसी अपने प्रोडक्ट का बीमा करा लिया, उसके बाद यदि कुछ भी नुकसान होगा तो वो जोखिम आपकी कम हो जाएगी। इसमें सबसे अधिक जोखिम का तत्व निहित होता है, तो क्लियर दिख रहा है व्यवसाय में सबसे अधिक जोखिम किसमें होता है? इसमें सबसे अधिक जोखिम होता है व्यापार में, व्यवसाय में, रोजगार में, इनमें से कोई नहीं। तो व्यवसाय में सबसे अधिक जोखिम होता है 71, है ना। व्यवसाय में सबसे अधिक जोखिम होता है क्योंकि व्यापार उसके अंदर ही आ रहा है। कंफ्यूजन होगा ना कि भाई व्यापार इसमें भी जोखिम होता है, व्यवसाय में भी जोखिम होता है, रोजगार में तो वेतन मिलता है। तो जो व्यापार है व्यवसाय का एक अंग है और इसलिए हम व्यवसाय को चुनेंगे, व्यवसाय में जोखिम होता है। फिर है निम्न में से कौन सा व्यवसाय का आर्थिक उद्देश्य है? व्यवसाय के अलग अलग उद्देश्य होते हैं, तो व्यवसाय का आर्थिक उद्देश्य कौन सा होता है? रोजगार उपलब्ध कराना, लाभ अर्जित करना, समाज के विकास में योगदान देना, उचित किस्म की वस्तुएं उपलब्ध कराना। तो भाई आर्थिक, अर्थ मतलब पैसा कमाना, तो पैसा कहाँ से कमाया जाएगा? लाभ कमाया जाएगा, तो पैसा कमाया जाएगा, लाभ अर्जित करना, ये उसका उद्देश्य हो गया। आर्थिक उद्देश्य पूछा था, है ना। कौन सा बिंदु व्यवसाय में लाभ की भूमिका से संबंधित नहीं है? ये हमारा पहले आ चुका है ना। कौन सा बिंदु व्यवसाय में लाभ की भूमिका से संबंधित नहीं है? पहले था संबंधित है,
अब बोला गया है लाभ की भूमिका से संबंधित नहीं है, तो ये लंबे समय तक जीवित रहना लाभ से संबंधित है, अति शीघ्र विकास करना लाभ से संबंधित है, कुशलता में वृद्धि करना लाभ से संबंधित है, रोजगार उपलब्ध कराना, ये है 73 का बी। ठीक है, खेती करना क्या है? एक खेती करना एक प्रोफेशन नहीं है, एक रोजगार नहीं है, एक व्यवसाय नहीं है, ये क्या है? एक अनार्थिक क्रिया है ये। फिर है कच्चे माल को पक्के माल में परिवर्तित करना निम्न उपयोगिता के सृजन का उदाहरण है। तो कच्चे माल से पक्का माल बदलना मतलब वस्तु का रूप बदल देना, तो ये कौन सी उपयोगिता है? ये रूप उपयोगिता है ये। ठीक है, फिर है एकत्रीकरण उद्योग में एकत्रीकरण मतलब संयोजन करना, एकत्रीकरण करना मतलब संयोजन करना। तो तैयार माल का उत्पादन करने के लिए मूल पदार्थ का, चलिए एकत्रीकरण मतलब संयोजन करना। तो तैयार माल का उत्पादन करने के लिए मूल पदार्थ का विभिन्न पदार्थों में पृथकीकरण करना, मतलब ये विश्लेषण हो गया, इसको हम क्या बोलेंगे? विश्लेषणात्मक। दूसरा है दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाकर एक नया पदार्थ बनाना, फिर ये हो गया संश्लेषण हो गया। फिर तैयार उत्पादों को मिलाकर एक नए उत्पाद का निर्माण करना, और कच्चे माल को उत्पादन के स्तरों को कई प्रक्रिया में गुजारना। तो देखो यहां पर ये प्रक्रिया शब्द आ गया, मतलब ये कौन सा हो गया? प्रक्रियात्मक हो गया। ये हो गया पदार्थों को मिलाना, संश्लेषण हो गया। ये पृथक्करण करना मतलब विश्लेषण हो गया। तो हमारे से पूछा गया है एकत्रीकरण करना मतलब संयोजन करना, तो तैयार उत्पादों को मिलाकर एक नए उत्पाद का निर्माण करना, ये हमारा आंसर आ गया संयोजन करना। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 77, कपड़ा उद्योग किस प्रकार का उद्योग है? विश्लेषणात्मक, प्रक्रियात्मक, एकत्रीकरण या संश्लेषक। तो यहाँ पर जो कपड़ा है, कपड़ा एक प्रक्रिया के तहत बनता है, एक प्रोसेस के तहत बनता है, और इसलिए हमारा जो आंसर है वो आंसर क्या आएगा? बी आंसर आएगा, प्रक्रियात्मक। फिर है खाने खोदना। हम सभी को मालूम है खान खोदना मतलब प्रकृति से पदार्थों को प्राप्त करना, तो ये निष्कर्षण उद्योग की श्रेणी में आता है, इसको हम बोलेंगे निष्कर्षण। जननिक ये प्राथमिक उद्योग है, निष्कर्षण उद्योग ये भी प्राथमिक उद्योग है, रचनात्मक उद्योग ये द्वितीयक उद्योग की श्रेणी में आते हैं, निर्माणात्मक ये भी द्वितीयक में आ रहे हैं। दुग्धशाला है एक जननिक उद्योग, दुग्धशाला को हम क्या बोलेंगे? एक जननिक उद्योग, क्योंकि यहाँ पर आप पशुपालन के माध्यम से दूध बेचते हैं। उन वस्तुओं को क्या कहते हैं जो उपभोक्ता वस्तुओं के निर्माण के लिए उत्पादित की जाती है? भाई उपभोक्ता वस्तुएं, जैसे हमारे लिए जो भी उपभोग करने के लिए जो वस्तुएं बनाई जाती है, उन वस्तुओं के उत्पादन में मदद करने के लिए जो वस्तुएं बनाई जाती है उन्हें हम क्या बोलेंगे? औद्योगिक या उत्पादक वस्तुएं बोलेंगे, उपभोक्ता वस्तुएं बोलेंगे, मध्यवर्ती वस्तुएं बोलेंगे, उपरोक्त सभी। तो उन्हें हम बोलेंगे उत्पादक या औद्योगिक वस्तुएं, जो कि उपभोक्ता वस्तुओं को बनाने में मदद करती है। फिर है बाढ़, भूकंप आदि से संबंधित को हानि के जोखिम को क्या कहेंगे? बाढ़ या भूकंप आदि से संपत्ति को हानि, इस जोखिम को हम बोलेंगे संपत्ति जोखिम। इसमें कौन सी जोखिम हो रही है? संपत्ति जोखिम हो रही है। फिर निम्न में से कौन गैर बीमा योग्य जोखिम है? गैर बीमा योग्य मतलब जिसका आप बीमा नहीं करा सकते। तो मापन योग्य, माल की कीमत में उतार चढ़ाव, बीमा योग्य हित या अनुमान योग्य जोखिम। तो जहां पर आप अनुमान लगा सकते हैं वहां बीमा हो सकता है, जहां आप मापन कर सकते हैं वहां बीमा हो सकता है, लेकिन गैर बीमा योग्य मतलब जहां पर आप अनुमान नहीं लगा सकते, माल की कीमत में उतार चढ़ाव, तो इसका अनुमान नहीं लगा सकते, इसलिए ये गैर बीमा योग्य है। फिर है कर्मचारियों की बेईमानी किस प्रकार का व्यावसायिक का जोखिम है? सरकारी नीति, मानवीय, आर्थिक, प्राकृतिक।
तो कर्मचारी बेईमानी कर रहा है तो सरकार का कोई हाथ नहीं इसमें। मानवीय आर्थिक, तो ये किस में आ रहा है, ये मानवीय जोखिम है, कर्मचारी के द्वारा बेईमानी करना। फिर मौसमी परिवर्तन किस प्रकार का व्यवसायिक जोखिम है, तो ये भी सरल है भाई, मौसम किसके हाथ में, प्रकृति के हाथ में है, और इसलिए क्या आएगा, इसका बी आएगा। फिर है निम्न में से कौन सा व्यवसाय का राष्ट्रीय उद्देश्य है, राष्ट्रीय उद्देश्य, तो व्यवसाय के अलग अलग उद्देश्य है, आर्थिक उद्देश्य, सामाजिक उद्देश्य। तो राष्ट्रीय उद्देश्य रोजगार जुटाना, सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना, ग्राहक बनाना, स्कूल और कॉलेजों को दान देना, तो ये सामाजिक होंगे, लेकिन सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना ये राष्ट्रीय उद्देश्य होगा, ये राष्ट्र का उद्देश्य है, राष्ट्र का काम है समाज में न्याय को बढ़ाना। निम्न में से कौन सा व्यवसाय का मानवीय उद्देश्य है, मतलब मानवीय संसाधनों का विकास करना, भाई लाभ कमाना तो आर्थिक हो गया, संसाधनों का श्रेष्ठ उपयोग करना ये भी आर्थिक हो गया, ग्राहक बनाना ये सामाजिक हो गया, ये है मानवीय संसाधनों का विकास करना, ये हमारा आंसर आ रहा है ए। निम्न में कौन सा व्यवसाय का आर्थिक उद्देश्य, आर्थिक उद्देश्य मतलब पैसा कमाना, कर्मचारियों के मानसिक तथा सामाजिक संतुष्टि, ये तो सामाजिक हो गया, कर्मचारी सामाजिकता आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों का आर्थिक कल्याण करना, ये भी सामाजिक हो गया, कर्मचारियों को आर्थिक कल्याण करना, ये भी सामाजिक उद्देश्य हो गया। तो नियमित नव प्रवर्तन, नए नए आविष्कार करना, ये किस श्रेणी में आ रहा है, ये आर्थिक उद्देश्य की श्रेणी में आ रहा है। फिर निम्न में से कौन सी व्यवसाय की विशेषता नहीं है, वस्तुओं सेवाओं का विनिमय, ये व्यवसाय की विशेषता है, नियमित रूप से विनिमय करना, यह भी व्यवसाय की विशेषता है, जोखिम और अनिश्चितता, यह भी व्यवसाय की विशेषता है, अन्य लोगों के लिए कार्य करना, अन्य लोगों के लिए कार्य करना, ये व्यवसाय की विशेषता में शामिल नहीं है। फिर है निम्न में से वस्तु विनिमय प्रणाली की विशेषता क्या है, तो वस्तु विनिमय, वस्तुओं का मुद्रा के माध्यम से खरीदना, ये तो व्यापार है, वस्तुओं का मुद्रा के माध्यम से बेचना, ये भी व्यापार है, वस्तुओं और सेवाओं का मुद्रा के माध्यम से क्रय विक्रय करना, ये भी व्यापार है, मतलब वस्तुओं और सेवाओं को आपस में बदलना, वस्तु विनिमय करना मतलब वस्तु का लेन देन करना, डी आंसर आ गया। अब है 90 नंबर पे हम पहुंच गए हैं कि निम्न में से कौन जननिक उद्योग की श्रेणी में नहीं आता, मुर्गी पालन जननिक उद्योग है, पशुपालन जननिक उद्योग है, पौधारोपण जननिक उद्योग है, तो क्या बचा, खनन, ये जननिक उद्योग में नहीं आता। वाणिज्य में किसे शामिल किया जाता है, व्यापार, व्यापार की सहायक क्रियाएं, तो पहला ही आंसर हमें मिल रहा है, वाणिज्य में किसे शामिल करेंगे, व्यापार और व्यापार की सहायक क्रियाओं को शामिल करेंगे। फिर है व्यवसाय में सफलता पाने के लिए आवश्यक है, वे व्यवसाय को यदि सफल बनाना है तो उसके लिए हमें किसकी आवश्यकता है, पूंजी की आवश्यकता है, तो पूंजी तो लगेगी ही, उसके लिए हमें जरूरत है किसकी, कुशल व्यवसायिक संगठन की। आपके पास एक कुशल व्यवसायिक संगठन होगा तो आप सफल होंगे, सफलता पाने के लिए। तो व्यवसाय को चालू करने के लिए पूंजी की आवश्यकता है, व्यवसाय का संचालन करने के लिए यंत्र की आवश्यकता है, लेकिन आपको यदि व्यवसाय को सफल बनाना है तो उसके लिए आपको कुशल संगठन की आवश्यकता होगी। फिर है लाभ हानि या क्षति के संबंध में अनिश्चितता को जोखिम कहते हैं, ये किसका स्टेटमेंट था, ये स्टेटमेंट पहले पूछा जा चुका है, हार्डे, प्रोफेसर हार्डे ने इसको बोला है कि लाभ हानि या क्षति के संबंध में अनिश्चितता को जोखिम कहते हैं, ये हार्डे के द्वारा कहा गया है। फिर वाणिज्य क्या है, तो व्यवसाय का अंग है, वाणिज्य क्या है, व्यवसाय का अंग है, व्यापार का अंग है, उद्योग का अंग है, या इनमें से कोई नहीं, तो ये एक व्यवसाय का अंग है। वाणिज्य क्या है, व्यवसाय का एक हिस्सा है। ये उद्योग अंग है किसका, उद्योग किसका अंग है, उद्योग व्यवसाय का ही अंग है ये भी। फिर है व्यापार, व्यापार किसका हिस्सा है, तो ये वाणिज्य का है, व्यापार और व्यापार की सहायक क्रियाएं ये वाणिज्य का हिस्सा कहलाती है। सबसे व्यापक क्षेत्र किसका है, पहले आ चुका है, व्यवसाय का सबसे व्यापक क्षेत्र है, ठीक है। और वाणिज्य में सम्मिलित किया जाता है, ये फिर से पूछ लिया गया है, व्यापार और व्यापार की सहायक क्रियाएं ये वाणिज्य के अंतर्गत आती है।
और व्यावसायिक जोखिम का कारण क्या है? तो व्यावसायिक जोखिम का कारण क्या हो सकता है? मतलब व्यापार में जो जोखिम उत्पन्न होती है वो किस किस कारण से होती है? मनुष्य के द्वारा होती है, भौतिक, प्राकृतिक, तो सभी के द्वारा। ये सभी कारण हो सकते हैं जोखिम के। फिर है व्यवसाय के अंतर्गत मानव की समस्त क्रियाएं आती है, मानव की समस्त आर्थिक क्रियाएं आती है, मानव की समस्त गैर आर्थिक क्रियाएं आती है, इनमें से कोई नहीं, तो मानव की समस्त आर्थिक क्रियाएं इसके अंतर्गत शामिल होती है। ठीक है, तो 100 का बी। तो ये था हमारा 100 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन एक यूनिट के, मतलब एक यूनिट में भी जो पहला पार्ट है उसका व्यवसाय और प्रबंधन में जो पहला है व्यवसाय का परिचय, उस व्यवसाय के परिचय के 100 ऑब्जेक्टिव है ये। तो ऐसे हर एक टॉपिक के 100 ऑब्जेक्टिव हम लेकर आने वाले हैं। आप वीडियो को देखिए, अच्छा लगे तो आप लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इन 60 दिनों में हम पूरे जो टॉपिक है सभी को शामिल करेंगे और की फुल तैयारी करेंगे। ठीक है, तो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।